अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज का जो नावल है ये भी एक रिक्वेस्टेड नावल है जिसकी रिक्वेस्ट मुझे की है समरा खान एंड मोमिन खान ने। चलिए चलते हैं अब नावल की जानिब। दरवाज़ा खोले वो धक्का हारा सा रूम में आया। निगाहें अपनी मताए जान को ढूंढ रही थी जो रूम में आया। निगाहें अपनी मताए जान को ढूंढ रही थी जो कहीं भी नहीं मिली इसे। अमन ने हैरत से आगे पीछे देखा तो हया को कबर्ड में घुसा देख वो सर को तासुफ से नफ़ी में झटकता इसके करीब पहुंचा। क्या ढूंढ रही है लगते जिगर, इसे पीछे से हिसार में लेते इसने थोड़ी इसके कंधे पर रखे मोहब्बत से लबरेज मीठे लहजे में कहा, अरे अमन आ गए। मैंने कबर्ड में एक रेड चुन्नी रखी थी, वो मिल नहीं रही मुझे। प्लीज़ आपने देखी है तो बता दें। वो काफ़ी मुतफ़क्किर से लहजे में पूछते के साथ साथ खुद भी ढूंढ रही थी। नहीं यहीं कहीं होगी, क्या करना है वो चुन्नी आपने। इसकी शहद रंग आंखों में अजीब से उलझन सिमटी। वो नोट कर रहा था इसकी बीवी कुछ दिनों से कुछ खिचड़ी पका रही थी, मगर क्या इसे जानने का मौका अभी मिला था। अबीर और अनल को सुलाकर वो कमरे में आया था ताकि हया से पूछ सके, मगर वो खुद ही बात छेड़ चुकी थी। मुझे वो चाहिए, अपनी बहू के लिए इतनी शौक से लाई थी। वो सामान उलट पुलट करती पीछे बुझे दिल से कहती अमन को शॉक्ड कर गई। जानम होश में तो हैं आप, कौन सी बहू आपकी। इसे लगा वो मजाक कर रही हैं, जब भी हंसते हुए कहते इसका रुख अपनी तरफ किए नाक से नाक मिस किया। मैं सीरियस हूँ अमन, आपको तो मेरी कोई बात अच्छी नहीं लगती। देखिए मेरा बेटा अबीर पूरे 14 साल का हो चुका है और अब मैं कल वयाम और ऐना के पास जा रही हूँ। इसके लबों पर एक दिलकश सी मुस्कुराहट रक्स करने लगी। एक अजीब सी चमक थी इसकी आंखों में। बस नहीं था कि अभी वो उड़कर वयाम और ऐना के पास पहुंच जाती। एक मिनट, वयाम और ऐना कहाँ से आ गए इन सब में। इसने हैरत से इसके हसीन चेहरे को देखा जिस पर चमकती खुशी इसकी समझ से बाहर थी। क्यों जाते हैं किसी के घर अमन। जाहिर सी बात है, मैं इनसे अपनी बेटी को मांगने जा रही हूँ। लो मिल गई चुन्नी। अगर वो दोनों मान गए तो हम कल ही अनाया और अबीर का निकाह भी कर देंगे। इसकी खुशी देखने के काबिल थी, जबकि इसकी बात सुनकर अमन के चेहरे पर संजीदगी आ गई। बात सुनो हया, ये सब एक उम्र में अच्छा लगता है, अभी वो बच्चे हैं और हमने कल रात ही डिसाइड किया था कि हम अब इस मौजू पर कोई बात नहीं करेंगे। वो संजीदगी से इसे समझाता इसके हाथ में मौजूद वो लाल चुन्नी छीन गया। वो खुद काफ़ी हैरान था अपनी बीवी के तासुरात से। अनाया से इसकी मोहब्बत से सारी ही अच्छे से वाकिफ़ थे, और जहाँ तक अबीर और अनाया की बात थी, अमन जानता था इसका बड़ा बेटा कितना चिढ़ता था इस बच्ची से। और अभी वो बच्चे थे, बड़े होने के बाद सोच समझ बदल जाती हैं। जब भी इसने हया कि इस बात का जिक्र घर में किसी से भी नहीं किया था, इसे लगा था कि वो भूल चुकी होगी, मगर वो तो और ही तैयारियों में मगन थी। तो मैंने आपसे या फिर किसी से कोई भी बात नहीं की। मेरी बात हुई थी ऐना से, इनने कहा था कि अनाया मेरी बेटी है और इसीलिए तो मैं रिश्ता लेकर जा रही हूँ ताकि वो हमेशा के लिए मेरी बेटी बन जाए। हया ने इसे अपनी प्लानिंग बताई, जिसे सुनकर अमन का मुंह हैरत से मारे खुले का खुला रह गया। तुम होश में नहीं इसीलिए ऐसी बहकी बातें कर रही हो। जी नहीं, आप होश में नहीं इसलिए आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही। मैं कल जाऊंगी और अपनी बेटी का हाथ मांग कर रहूंगी। हया ने ज़िद्दी लहजे में कहते बात ही ख़त्म कर दी। अब कहाँ जा रही हो यार। कमर पर हाथ टिकाए इसे कमरे से जाता देख अमन ने हैरत से पूछा, जा रही हूँ अपने बेटों के पास सोने। आपकी सज़ा यही है कि आज अकेले सोएंगे आप। तीखे नज़रों से इसे देखती वो इसे समझने से पहले ही कहती कमरे से भागी थी। एंजल वो सो रही थी जब रात के 1 बजे अनाया मिनमिनाई। एंजल गहरी नींद में थी जब भी इसके पुकारने पर उठ न सकी। अनायत को सुता पाते अनाया के गुलाबी चेहरे पर मायूसी तैरने लगी। छोटी सी नाक चुकेड़े इसने अपनी बड़ी बहन को देखा और फिर लब दबाए वो सोचने लगी इसके गालों में उभरते गड़े मजीद गहरे हुए थे।
जब भूरी आंखों में अचानक से शरारत उमड़ आई। वो एकदम से आगे होते अनायत के रुखसार पर बोसा दिए वो अपने गिर्द माइल अपनी बहन के नाजुक हाथ के हिसार को खोलती दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजे की नॉब घुमाए दरवाज़ा खोल अपने छोटे छोटे कदम उठाती रूम से बाहर निकल आई। इसका रुख किचन की जानिब था। बोर होने की वजह से इसने आइसक्रीम खाकर मूड फ्रेश करने का प्रोग्राम बनाया। वो छोटे छोटे कदम उठाए दबे कदमों से चलती किचन में गई। फ्रीज़र से आइसक्रीम निकाले वो डाइनिंग की तरफ गई थी। एक निगाह पूरे घर पर डाले और तासुब से सर को नफ़ी में हिलाते वो छोटी सी बाइट लेते आइसक्रीम खाने लगी। वो महज 10 साल की थी मगर इसका माइंड काफ़ी अलग था। कुछ ऐसा था जिसकी कमी इसे हर वक्त महसूस होती थी। मगर वो क्या, वो मासूम खुद भी इस बात से अनजान थी। हाय स्वीट हार्ट, वॉट आर यू डूइंग हियर? गुलाबी गालों पर बोसा देते वरियाम काज़मी इसके पास बैठते इस्तफसार करने लगा। अनाया ने लब दबाया तो इसके गालों पे उभरते वो क्यूट से डिम्पल बेहद भले लग रहे थे। बेसाख्ता ही इसे अपनी पोती बेहद हसीन लगी। क्या आपको नज़र नहीं आ रहा कि अनाया क्या कर रही है यहाँ? पूरी आंखों में बेजारी समोई वो नाक चिढ़ाए बोली तो वरियाम जैसे लाजवाब हुआ। नज़र तो आ रहा है मुझे, मगर अगर आपकी मॉम ने देख लिया तो फिर? इसने हाथ चेहरे पर रखते इसने अपनी परछाई अपनी पोती को डराना चाहा। मैं किसी से नहीं डरती वरियाम, और एक बात, मैं बोर हो रही थी इसलिए आइसक्रीम खा रही हूँ। इसने तेज़ी से अपने दादा को टोकते कहा था। तो वरियाम ने लंबी सांस खींची थी। तो मेरे होते हुए आप इस आइसक्रीम की कंपनी लेगी? वेरी बैड। वरियाम ने झुकते इसे बाहों में भरा तो वो मासूम खिलखिला उठी थी। रात के पिछले पहर इसे बाहों में भरता वरियाम सीढ़ियाँ अबूर करता इस प्रिंसेस होम की तरफ जा रहा था जो इसकी पोती की ज़िंदगी थी। परियों की दुनिया जहाँ की परियां अनायत काज़मी और अनाया काज़मी थी, जिनकी आंखों में इनके दादा ने बचपन से किसी शहजादे के ख्वाब सजाए थे, मगर वो दोनों इस बात से अनजान थीं। परियां सिर्फ कहानियों में होती हैं, हकीकत में परियां नहीं होती। खामोशी में ढली इस गहरी तारीख रात में वो अपने भारी कदम उठाए आगे बढ़ रहा था। चेहरे पर फैला खौफ इसके अंदर की घबराहट की निशानी थी। इसने जैसे ही सामने मुड़ती गली को देखा, सांस एकदम से सीने में अटका, मगर अपनी बेचैनी को ख़त्म करने के लिए इसे ये कदम उठाना ही था। चेहरे पर हाथ फेरते वो गर्दन को दाएं बाएं घुमाता अपने आप पर काबू करता आगे बढ़ा, जहाँ अजीब व गरीब आवाज़ें के साथ साथ अजीब सी बदबू फैली हुई थी। इस इलाके में कई लड़कियां नाज़िबा लिबास पहने गली के बाहर खड़ी थी, जिन्हें देख इस 14 साला बच्चे के दिल में वहशत से उभरी थी। वो कदम रोके नीली खूबसूरत निगाहों से इस जगह को देखता एकदम से बेचैन हुआ। अभी कदम वापस मोड़े ही थे जब पीछे से किसी ने इसके कंधे पर हाथ रख के इसे रोक दिया था। ये क्या कर रही हो तुम, पार्टनर? कुर्सी को दोनों हाथों से थामते खड़ी वो खौफजदा सी अपनी सुरमई बड़ी बड़ी आंखें फैलाए कुर्सी पर चढ़ी अपनी जुड़वा बहन को देख बोली थी। इसका नन्हा सा दिल धक धक करने लगा जब इसकी बहन ने तेज़ी से कैबिनेट खोल बड़ा सा जार अपने छोटे छोटे हाथों में दबोचा। अंबर, मत करो पार्टनर, मम्मा डांटेंगी। अमाया खौफ से आंखें फैलाए इसे देख रही थी, जिसके सुनहरी बाल दो पोनियों में मुखरित थे और चेहरा गुस्से से लाल हुआ था। कुछ नहीं होगा चैम, तुम मुझे गिरने मत देना। देखो मैंने निकाल ली चॉकलेट्स। अपने सुर्ख छोटे छोटे होठों पर अपनी छोटी सी सुर्ख ज़बान फेरती वो शेरनी की तरह खिलखिलाई थी तो सहमी खड़ी अमाया को हौसला मिला। वो अंबर की नस्बत कम गो और मासूम थी, मगर जहाँ इसे बहन का सपोर्ट मिलता वहीं वो मासूमियत भूल इसकी क्राइम पार्टनर बन जाती थी। और अब इस वक्त भी वो अंबर के साथ चॉकलेट चोरी करने में इसकी मदद कर रही थी। जब अमाया ने खुशी से चहकते कुर्सी को छोड़ा, मगर अगले ही लम्हे धड़ाम की ज़ोरदार आवाज़ के साथ अंबर समेत वो बड़ा सा चॉकलेट जार ज़मीन पर हुआ था। आह! जार शीशे का था, तभी गिरते साथ ही एक ज़ोरदार आवाज़ से टूट गया। जबकि अमाया अपने ऊपर आई, अपनी हट्टी कट्टी मोटी बहन को वज़न के सबब इसके नीचे दबे सिसकारी भरते रह गई। अंबर ने झट से अपनी शहद रंग आंखें फैलाए अपनी बहन को देखा
और फिर खतरे में गिरी अपनी चॉकलेट्स को। फैसला मुश्किल था मगर नामुमकिन भी नहीं। जब भी वो छलांग लगाती, इस पर से हटी और भागते हुए किसी गेंद की तरह चॉकलेट्स पर झपटी और एक साथ जाने कितनी ही बड़ी बड़ी चॉकलेट्स अपने कंधे पर डाले स्कूल बैग में भरते वो मुड़ी तो तब तक अमाया उठ चुकी थी। हील्स की टिक टिक की आवाज़ के साथ ही वो दोनों जान चुकी थी इनकी माँ की आमद हो चुकी है। जब भी अंबर बहन के पास जाते इसे हक किए दिलासा देने लगी, क्योंकि सारा प्लान इसी का तो था। ये सब किसने किया है? अलाया जो अभी अभी घर लौटी थी, गाड़ी से निकलते ही कुछ टूटने की आवाज़ वो सुन चुकी थी और ये भी जानती थी कि इसकी अफलातून औलाद का बाप खराटे मारता सो रहा होगा जब भी ये उधम मचा था। मामा डैड ने किया है ये सब। पीछे से आते अजलान को देख अंबर ने मासूमियत अपने बाप की तरफ इशारा करते कहा था, जो नींद से बेदार होता ऊँग रहा था। अलाया बेटी की झूठ पर दंग सी इस पिद्दी सी लड़की को घूरने लगी और एक निगाह अपनी मासूम बेटी पर डाली। अमाया बिना कुछ कहे निगाहें झुकाए खड़ी थी। वो दोनों हो बहू एक जैसी थी, नैन नकुश रंगत। बस एक फ़र्क था, अमाया की निस्बत अंबर थोड़ी हेल्थी थी और अंबर की आंखों का रंग शहद रंग था, इसके दादा और ताया के जैसा, जबकि अमाया की आंखें सुरमई रंग की थी, जिसने इनकी पहचान करना आसान हो जाता था। अजलान, ये सब किसने किया? अब बारी अजलान की थी। वो हाथ फोल्ड किए सीने पर बांधे इसे खड़ी नज़रों से देखते पूछ रही थी। अजलान हकला गया। एक निगाह अपनी बेटी पर डाली जो कान पकड़े सॉरी कर रही थी। वो सीधे से जवाब दो, क्या वो लगा रखा है? अलाया इन बाप बेटियों की रोज़ रोज़ की शरारतों से तंग आ चुकी थी। किसी एक को संभालना आसान था मगर इन तीनों का मिल जाना अलाया के लिए किसी मार्के को सर करने से कम नहीं था। हाँ, वो मुझसे गलती से गिर गया और मैं बस उठाने वाला था, इसने तेज़ी से लबों पर ज़बान फेरते कहा तो अंबर बाप को देख हंसी। वो बेचारा हर बार इनकी वजह से फंसता था। अजलान जैसे ही अलाया की तरफ बढ़ा, आंखों से आगे आगे क्या करना है का इशारा किया, जिसे इसकी शार्प माइंडेड बेटी समझ गई। जब इसने पास खड़ी अमाया को अपनी तरफ खींचा तो अजलान ने आंखें सुकेड़े बेटी को देखा और फिर अंबर ने तेज़ी से अमाया के गाल पर किस करते बाप को वही करने की हिदायत दी और साथ ही आंख दबाई, जिस पर ना चाहते हुए भी इसके होठों पर जानलेवा मुस्कुराहट उभरी। इसने बदले में इसे भी आंख के इशारे से वहां से जाने का कहा तो अंबर आंख विंक किए बाप को फ्लाइंग किस देती, बाकी की भी चॉकलेट से उठाए अमाया का हाथ था मैं खामोशी से वहां से निकली। झूठ मत बोलो, तुम सो रहे थे ना? कितनी बार कहा है अजलान, एटलीस्ट एक दिन तो होता है तुम्हारे छुट्टी का, तुम क्यों नहीं अपनी इन दो अदद नमूनियों का संभालते? सॉरी जानम, आंख लग गई थी। वो एकदम आगे बढ़ता साथ ही एतराफ़ करता अलाया को तब चढ़ा गया। क्यों रात को कहाँ होते हो तुम जो दिन को आंख नहीं खुलती तुम्हारी? वो कहते एकदम से मुड़ी जब अजलान ने पूर्ति से इसे हिसार में लिया। वो चौंकी क्योंकि इसकी बेटियां वहाँ से गायब थी और ये इनके बाप का काम था। जब भी दांत पीसते अपनी हाई हील से अजलान के पाँव पर वार किया, जिस पर वो चीखता बिलबिला उठा मगर इसे छोड़ा नहीं। जानम, बस करो, इतने सालों से खा खा कर अब तो इन हील्स की आदत लग गई है और रात को तुम सोने नहीं देती तो क्या करूं, दिन में ही नींद पूरी करूंगा ना? मुनाक इसके कंधे से रब करता है गंभीर लहजे में शिकायत करने लगा, जिस पर अलाया की आंखें इसके झूठ पर फैली। पीछे हटो ठरकी खालो, ज़िंदगी तो तुमने अजाब कर दी है मेरी। पहले अपने चुंगल में फंसाया और फिर इन दो अफलातूनों को लाकर अपनी टीम बढ़ा दी। इसका लहजा सख्त शिकायती था। वो अपनी जॉब के साथ साथ घर भी मैनेज कर रही थी, इस बात में कोई शक नहीं था कि अजलान इसका भरपूर साथ दे रहा था, मगर जो काम उसके करने वाले थे वो सिर्फ वो खुद ही कर सकती थी। कितनी बार कहा है एक ट्राई और कर लो, इस बार 3 ले आएंगे ताकि तुम्हारी टीम बढ़ जाए। वो इसके गाल को छूते शरारत से गोया हुआ तो अलाया ने गुस्से से दांत पीसते इसके हाथ पर काटा, जिस पर वो हंसता हुआ पीछे हुआ। तुम्हारे इस परेब में एक बार आ चुकी हूँ, नतीजा मेरे सामने है। अब तुम्हारी भूल है कि मैं तुम्हारे बातों में आऊँगी, इसलिए अपनी 3 और लाने की ख्वाहिश
کو تم دل میں ہی رکھو تو اچھا ہے۔ وہ اسے صاف ہری جھنڈی دکھاتے مڑی تھی، کدھر وہ پھر سے اس کے راستے میں حائل ہوا۔ چینج کر لوں؟ نہیں کہتی تمہاری لاڈلیوں کو کچھ، مگر ایک شرط پر، جلد سے کھانا ریڈی کرو، ورنہ تینوں باپ بیٹی آج باہر سوؤں گے۔ وہ اپنے ازلی انداز میں اسے انگلی اٹھائے وارن کرتے مڑی تو اس کے نئے حکم پر ازلان سر جھٹکتے رہ گیا۔ حوری یہاں آؤ میرے پاس۔ وہ کالج سے سیدھا حورین سے ملنے کی غرض سے حرمین اور آلیان شاہ کے گھر لوٹی تھی۔ سفید چہرے پر دھوپ کے سبب لالی گھلی ہوئی تھی۔ اس کے لہجے میں ڈر کا کوئی شبہ بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ چھٹی لیتے جلدی اپنے پھپھو کے گھر لوٹی تھی، اور جہاں تک اسے اندازہ تھا، اسے ڈرانے والا، اس سے نفرت کرنے والا وہ 14 سالہ آلیان شاہ ابھی اپنے اسکول میں ہوتا، جبھی تو وہ آج اکیلے ہی اتنی دیدہ دلیرے سے وہاں آئی تھی۔ 8 سالہ حورین جو لان میں کھیل رہی تھی، عنایت کی آواز پر کھلکھلاتے ہوئے اس کی طرف بھاگی، جسے دیکھ عنایت کے چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ وہ بھاگنے کے سے انداز میں آگے بڑھی۔ بیگ کرسی پر رکھتے اس نے جھکتے اپنی حور کو گود میں بھرا، جس پر حورین کی کھلکھلاہٹ عروج پر تھی۔ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹے اس کے ماتھے پر ناگواری سے بل ابھرے، جب سماعتوں میں ایک جانی پہچانی پرسوز سی ہنسی گونجی۔ نیلی آنکھوں میں حیرت سمیٹے وہ ایک دم سے اٹھا لان کی طرف کھلی کھڑکی کی جانب بڑھا، جہاں اس کے 8 سال پرنسس عنایت کاظمی کی باہوں میں تھی، جسے وہ گول گول گھومتی کھلکھلانے پر مجبور کر رہی تھی۔ 19 سالہ وہ معصوم لڑکی کہیں سے بھی 19 سال کی نہیں دکھتی تھی۔ سیاہ کمر تک جاتے ریشمی بال، جو جوڑے کی قید سے آزاد ہوتے اس کی پشت پر لہرا رہے تھے، دودھیا شفاف رنگت میں گھلی سرخیں، کٹاؤ دار باریک سرخ لبوں کے پاس بنا وہ باریک دل، سیاہ جھیل سی گہری آنکھیں جو کسی کو بھی مدہوش کر سکتی تھی۔ وہ جوانی کی دہلیز پر تھی، اپنے حسن و رعنائیوں سے بے گانہ، وہ بالکل ایک معصوم پری ہی تو تھی۔ آلیان شاہ کی آنکھوں میں حرارت ابھری تھی، وہ پہلی بار اس کا سر تا پیر غور سے جائزہ لے رہا تھا۔ وہ حسین تھی، لبوں پر ایک شاطرانہ سی مسکراہٹ ابھری۔ اپنے سلکی گولڈن بالوں میں انگلیاں چلاتے وہ مڑا، بیڈ پر پڑی اپنی شرٹ کو اٹھائے اس کا رخ اب لان کی طرف تھا۔ حوری! اس کے بھاری قدموں کی دھمک کے ساتھ ساتھ ہی اس کے گمبھیر سنجیدگی میں ڈوبی آواز سن عنایت کے قدم ایک دم سے تھمے تھے، سیاہ آنکھوں میں خوف کے تاثرات نمایاں ہوئے۔ وہ ایک دم سے رکی تھی تو نگاہیں بے تاثر چہرے سے کھڑے آلیان شاہ پر گئیں، جس کی قد و قامت کے ساتھ ساتھ اس کا صحت مند وجود اسے اپنی عمر سے کئی گنا بڑا بناتا تھا۔ اس کے گولڈن بال ماتھے پر بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے تھے، اور کانچ سی شفاف نیلی آنکھوں میں نیند ٹوٹنے کے سبب سرخی پھیلی ہوئی تھی۔ شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھلے ہوئے تھے، جس سے نظر آتا اس کا شفاف سینہ، اور پھر اس کے بھاری دودھیا ہاتھ کو دیکھتے عنایت کا سانس صحیح معنوں میں اٹکا تھا۔ بھیو! حورین بھاگتی ہوئی بھائی کی طرف لپکی تھی، جسے باہوں میں بھرتے وہ اس کے گالوں پر بوسہ دینے لگا۔ عنایت کے بگڑتی حالت سے محفوظ ہوتا وہ حورین کو دیکھنے لگا۔ بھیو کی جان، آپ جاؤ روم میں، میرے بیڈ پر چاکلیٹس ہیں آپ کی، جاؤ لے لو۔ اس کی بات سنتے ہی عنایت کی آنکھیں سیاہی مائل ہوئی، خوف سے سانس جو پہلے سے ہی تھما ہوا تھا اب وجود پر کپکپاہٹ سی طاری ہونے لگی۔ ان ابھی کپکپاتے لبوں سے وہ بار بار حورین کو پکارنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر الفاظ منہ سے نکلنے سے انکاری تھے جیسے۔ آلیان نے ایک نگاہ اندر جاتی بہن پر ڈالی اور پھر وہ جلتا ہوا عنایت کی طرف آنے لگا۔ عنایت تیزی سے مڑی، لرزتے ہوئے ہاتھوں سے کرسی پر پڑے اپنے دوپٹے کو اٹھایا وہ تیزی سے بھاگنے لگی۔ جب اسے بھاگتا دیکھ وہ لمحوں میں سامنے آیا، اس کا راستہ روک چکا تھا۔ عنایت نے خوف و بے یقینی سے اسے دیکھا، جس کی حسین چہرے پر معنی خیزی سی مسکراہٹ تھی۔ اس کے اپنے طرف بڑھتے قدموں کو دیکھ عنایت ڈرتی خوف سے پیچھے کو قدم اٹھانے لگی۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ آلیان شاہ گھر ہے تو وہ مر کر بھی یہاں آنے کی غلطی نہ کرتی۔ ایک بار پھر سے اس معصوم کی آنکھوں میں نمی چھلکنے لگی۔ آنسوں کو بہنے سے روکنے کی
कोशिश करते वो आंखें झपक रही थी जब बेसाख्ता ही वो पिलर से टकराई। इसने हैरत से पीछे देखा, रास्ता ख़त्म हो चुका था। आलिहान शाह इसके सामने खड़ा था। अनायत के चेहरे पर खौफ के तासुरात इसे अच्छे लगे थे। बचपन से लेकर अब तक इसे इतनी आदत हो चुकी थी इस खौफ की, वो जब तक इसे चेहरे पर अपने नाम का खौफ ना देखता वो इसे किसी न किसी तरह से टॉर्चर करे रखता था। आलिहान किस से पूछकर मेरी प्रिंसेस को उठा। इसके बोलने से पहले ही इसने उंगली इसके लड़ते होठों पर रखी। एक हाथ पिलर पर इसके करीब रखते वो इसके चेहरे पर झुका संजीदगी से पूछ रहा था। वो उम्र में इससे छोटा था मगर इसका खत काट इसे अनायत से बड़ा बनाता था। अब भी वो इसके पास खड़ा था और वो कोई बच्ची मालूम होती थी। वो इसकी तवक्को के मुताबिक इन गहरी झील सी सियाह आंखों में नमी के साथ साथ ज़बान डर व खौफ से कांपती थी और यही तो वो चाहता था, इसके चेहरे पर अपना खौफ देखना। इसका शौक़ अब इस कदर पुख्ता हो रहा था कि इसे खुद अंदाज़ा नहीं था रफ्ता रफ्ता वो किस जुनून में जकड़ रहा था। आलिहान की उंगली इसके होठों से सरकते जैसे ही इस कातिल दिल पर ठहरी, अनायत खौफजदा सी सांस रोक गई, जबकि आलिहान शाह गहरी निगाहों से इसके तिल और कपकपाते लबों को देख रहा था। इसकी किसी भी हरकत से वो बच्चा नहीं लगता था और इस वक्त इसकी ऐसी हरकत सामने खड़ी इस मासूम लड़की का खून खुश्क कर चुकी थी। My fear on your face and this fear gives me peace. In the future, do not even look at my sister without my permission. तुम्हारे चेहरे पर मेरा खौफ और ये डर मुझे सुकून देता है। आइंदा मेरी इजाज़त के बगैर मेरी बहन की तरफ देखना भी मत। इसकी धीमी गुर्राहट अपने कान के करीब सुनते वो खौफ से आंखें मीच गई। इज़ दैट क्लियर? इसके लरसते वजूद को गहरी निगाहों से देखते इसने तेज़ी से इसकी थोड़ी को दबोचा तो अनायत ने हर बार की तरह सर को ज़ोर ज़ोर से हाँ में हिलाया। जब एकदम से पीछे से आती अपनी माँ की आवाज़ पर आलिहान शाह इससे दूर होता लम्हों में वहाँ से गायब हुआ था। मिसेस काज़मी, फर्स्ट फ्लोर पर एक पेशेंट इमरजेंसी में है, आप ज़रा देख लीजिए। डॉक्टर्स वासिफ उजलत में ऑपरेशन थिएटर से निकलती ऐना से मुखातिब हुए थे। इनके चेहरे की फीकी रंगत देख ऐना ठटकी मगर फिर बिना कुछ कहे सर को हाँ में हिलाए इसने ग्लव्स उतारते पास खड़ी नर्स को थमाए और अब इसका रुख नीचे इमरजेंसी वार्ड की तरफ था। सीढ़ियों की बजाय इसने लिफ्ट का रास्ता चुना। एक निगाह अपने हाथ में मौजूद रिस्ट वॉच पर डाली जो रात के 11 का वक्त दिखा रही थी। कल रात से ही वो हॉस्पिटल में थी। बदलते मौसम की वजह से पहले फ्लू के सबब हॉस्पिटल में मरीजों की तादाद गैर मामूली हद तक बढ़ी थी और ऐसे में अपने ख्वाब के इस आशियाने को संभालने में ऐना वय्याम काज़मी कोई चूक नहीं कर सकती थी। और ऐसा ही था, जो ख्वाब इसके शौहर ने देखा था इसे न सिर्फ इसने पूरा किया था बल्कि इस ख्वाब को एक हकीकत बना कर दिखाया था। वो अपनी सोचों में इस कदर गुम थी इसे अंदाज़ा ही ना हो सका कि कब एकदम से लिफ्ट रुकी थी और ना सिर्फ रुकी थी बल्कि एकदम से लिफ्ट में अंधेरा सा छाया। व्हाट हैपनिंग? वो ज़ेर लब बड़बड़ाई। बाहर निकलने के लिए अभी कदम बढ़ाए ही थे जब कोई तेज़ी से लिफ्ट में आते साथ ही लिफ्ट को आखिरी फ्लोर पर सेट किया। कौन है? ऐना का हसीन चेहरा हैरत व गुस्से से तपा था। वो ज़रा ऊंची आवाज़ में बोली, जब मुकाबिल के भारी कदमों अपनी तरफ बढ़ते देख और महसूस क्लोन की जानलेवा खुशबू को महसूस करते बेसाख्ता ही इसके धड़कनें मुंतशिर हुई। अपने लड़खड़ाते कदम पीछे लेती वो बज़ाहिर हलक तर किए पीछे हो रही थी जब एक ही जिस्म में मुकाबिल इसके बेहद करीब पहुंचा। इसे नरमी से लिफ्ट से पिन करते इसने तेज़ी से इसके हाथों को दबोचते झुकते इसकी गर्दन में गहरा सांस भरा तो ऐना इसकी दहकती सांसों को अपनी गर्दन पर महसूस करते जी जान से लरजी। वय्याम इसके दांतों की चुभन अपनी गर्दन पर महसूस करते वो सिसकी जब इसने तेज़ी से इसकी नाजुक कमर के गिर्द अपने हिसार बनाते इसे सीने में भींचा। जब कहा था मैंने कि मेरे घर पहुंचने से पहले घर आ जाना तो फिर इग्नोर क्यों किया मुझे? इसके कान की लो को दांतों तले दबाए वो जिस कदर जुनूनी अंदाज में बोला,
اینا سہم سی گئی۔ اتنے سالوں کے بعد بھی اگر کچھ نہیں بدلا تھا اس کی زندگی میں تو وہ ویام کاظمی اور اس کا پاگل پن تھا۔ میں آنے والی تھی مگر اچانک ایمرجنسی ہو گئی، اس وجہ سے نہیں آ سکی۔ اور آپ بھی تو گھر نہیں تھے، اپنے مشن پر تھے، پھر یہ شکوہ کیوں؟ اس نے منہ پھلائے اس کی بھوری آنچ دیتی نگاہوں میں دیکھتے کہا۔ جب ویام نے لفٹ کے رکنے پر اسے نرمی سے باہوں میں بھرا۔ شکوہ نہیں کر رہا، میں وارن کر رہا ہوں۔ این آئندہ مجھے یا میرے کسی کا حکم کو اگنور کرنے کا سوچنا بھی مت۔ اینا نے اس کی گردن کے گرد ہاتھ لپیٹتے اپنے پھولے گالوں کو مزید پھلا لیا تھا۔ آپ کو نہیں لگتا اب آپ کچھ زیادہ ہی شوخے ہو رہے ہیں؟ عمر دیکھیں اپنی، ہماری بیٹی جوان ہے ویام، اب آپ کو عمر کے ساتھ ساتھ سدھرنا چاہیے۔ وہ جیسے جیسے راہداری سے گزر رہا تھا اینا کی آنکھوں میں حیرت بڑھ رہی تھی کیونکہ سارا فلور ہی خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ بیٹی جوان ہو چکی ہے ماشاء اللہ سے، مگر اس چیز کا میری محبت سے کیا تعلق؟ اس نے ناگواری سے اسے گھورتے ہوئے پوچھا تو اینا نے شرارت سے اس کی ناک سے ناک مس کیے اسے دیکھا، کیونکہ اب آپ کو یہ سب چھوڑ کر بیٹی کی شادی کا سوچنا چاہیے۔ اس نے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے کہا تو ویام نے آئی برو جھکائی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میری بیٹیاں کبھی کہیں نہیں جانے والی، میں ان کے لیے گھر جمائی ڈھونڈ لوں گا۔ اس نے جیسے اینا کو آگاہ کیا تھا۔ اچھا گھر چلتے ہیں نا؟ اینجل اور اینی انتظار کر رہی ہوں گی۔ اس کی جذبات سے دہکتی بھوری آنکھوں میں دیکھ اینا نے مسکراتے ہوئے کہا تو اس کی چاپلوسی پر وہ گہرا ہنسا۔ ڈارلنگ ڈونٹ وری، میری بیٹیاں بہت سمجھدار ہے اور یہ میری انایا کا ہی دیا گیا پلان ہے۔ اس نے آنکھ ونک کیے کہتے اینا کے پھولے گال پر لب رکھے تو اینا اپنی بیٹی کی حرکت پر دنگ سی آنکھیں پھیلائے ویام کو دیکھنے لگی۔ ویام، وہ اسے روم میں لایا جسے وہ پہلے سے ہی ڈیکوریٹ کروا چکا تھا۔ اینا کے یہ کسی سرپرائز سے کم نہیں تھا۔ چینج کر کے آؤ۔ اسے نیچے اتارتے اس نے ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے نیا حکم دیا تو اینا نے حیرت سے اسے گھورا۔ اسے لگا جیسے اس نے سنے میں غلطی ہوئی ہے۔ کیا میں کروا دوں چینج؟ وہ لبوں پر گہری مسکراہٹ سجائے آگے بڑھا تو اینا نے گھبراتے ہوئے قدم پیچھے لیے اور پھر چاروں ناچار وہ واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ وہ بلیک کلر کی سلک کی ساڑی کے پلو ٹھیک کرتی باہر نکلی۔ یہ اس کی کوئی 10ویں ساڑی تھی جس کا رنگ بلیک ہوتا تھا اور اب تو ویام کے شوق کو پورا کر کے اسے عادت سی ہو گئی تھی۔ وہ جب بھی اسے سرپرائز دینا چاہتی اس کا پہلا انتخاب ساڑی ہی ہوتی اور اب وہ ٹرین ہو چکی تھی ساڑی باندھنے میں۔ اسے خود میں الجھا دیکھ وہ شاہانہ چال چلتا اس کے بے حد قریب ہوا اور ایک دم سے اسے بازو سے پکڑتے اپنی طرف کھینچا۔ اینا جھٹکے سے منتشر ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ اس کے سینے سے آ لگی۔ چہرے پر اس کی وہی جان لیوا پرحدت نگاہیں محسوس کیے اس کے گال لمحوں میں گلابی ہوئے۔ کون کمبخت کہتا ہے کہ ساڑی دراز قامت لڑکیوں کے لیے بنی ہے؟ اس کے چھوٹے سے وجود کو گہری نگاہوں سے سرہاتے اس کے کان میں بے باک سی سرگوشی کی تو اینا کا چہرہ شرم سے لال پڑ گیا۔ ماحول پر طاری معنی خیزی سی خاموشی میں اس کے بڑھتی دھڑکنوں کا شور ویام کاظمی بخوبی سن رہا تھا۔ جبھی اسے باہوں کے حصار میں لیے وہ ٹیبل کی جانب بڑھا۔ آج ان کی شادی کی سالگرہ تھی اور ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ ویام اپنی زندگی کے اتنے حسین دن کو بھول جاتا۔ کیک کٹ کریں جانم؟ اس نے نرمی سے اس کی پشت کو سینے سے لگائے اس کے بازو اپنے بازو میں الجھائے کان میں سرگوشی نما آواز میں اجازت طلب کی۔ اینا کے لبوں پر زندگی سے بھرپور ایک گہری مسکراہٹ ابھری جسے بے ساختگی سے جھکتے ویام کاظمی نے اپنے لبوں سے چرایا تو بے ساختہ ہی وہ جھیم گئی، چہرہ الگ انگارا ہوا تھا۔ اوکے ریلیکس ڈارلنگ۔ اس کی گھبراہٹ دیکھ ویام نے اسے پچکارتے سر پر بوسہ دیے اسے خود میں الجھایا۔ تو پھر کیا سوچا ہے تم نے؟ اب کیا کرو گی تم؟ کرنا کیا ہے انکل، میں انتظار کروں گی 2 سالوں کا۔ جیسے ہی 2 سال گزریں گے میں بات کروں گی اینا سے اور آپ نے میرا ساتھ دینا ہے اس باری۔
चाय के कप को मजबूती से थामे वो सामने बैठे वरियाम काजमी से मुखातिब थी। 1 घंटे से वो लोग शाह पैलेस में मौजूद थे। अमन और अबीर इसकी ज़िद की वजह से आ तो गए थे, मगर अब अमन को जानकर दिली सुकून हुआ था कि ऐना और वरियाम घर ही नहीं थे। वरियाम काजमी के पूछने पर हया ने अमन के आंखें दिखाने के बावजूद भी इन्हें अपने आने का मुद्दा बताया। वो बहुत पहले से ही हया की इस मासूम ख्वाहिश को जानते थे और इसमें कोई हर्ज भी नहीं था, मगर बच्चों की उम्र के हिसाब से इन्होंने इसे टोका और समझाना चाहा। वह मुश्किल से वो 2 साल मज़ीद रुकने पर रजामंद हुई थी और इसके हिसाब से इसका बेटा अभी से जवान था और शादी के काबिल था। मगर फिर अनाया का सोच इसने बड़े ज़रफ़ से 2 साल सब्र करने की हामी भरी। अमन सामने ही किसी क्लाइंट से कॉल पर मसरूफ़ था और अबीर इस वक्त अनायत और अनाया के पास। तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत फजूल बोलती हो टिड्डी? वो अनाया के 3 घंटे से ना स्टॉप लेक्चर से बेजार होते बड़बड़ाया था। शहद रंग आंखों में आई बेजारी देख अनाया चौंकी। अपने छोटे छोटे हाथों से चेहरे पर झूलती इन सुनहरी लटों को पीछे करते वो अपने बारीक गुलाबी लब भींचते तरस भरी निगाहों से अबीर अमन अलवी को देख रही थी। बिहेव योर सेल्फ टिड्डी, खबरदार जो आइंदा ऐसी निगाहों से देखा तो। वो बिपड़ता हुआ सा सोफे से उछलते उठा था। अपने सामने बेड पर गोद बनाए बैठी अनाया को घूरते दांत पीसते बोला, कैसी नज़रों से ड्राइकोला? अब की बार वो मासूमियत से आंखें पटपटाते हुए पूछती, हाथ थोड़ी के नीचे रखते इस 14 साला तूफान को देख रही थी जिसकी आंखों में जुनून उभरा। शट अप यू मैड गर्ल। वो अपने माँ बाप की वजह से इसका लिहाज कर रहा था, वरना खुद को इतने बुरे अलकाबात से पुकारने पर इसका हशर बिगाड़ देता। मैड मैं नहीं तुम हो ड्राइकोला। इतनी खूबसूरत लड़की को तुम मैड और टिड्डी बोल रहे हो? जाओ जाके मेरे बॉयफ्रेंड से पूछो कि मैं कितनी प्यारी हूँ। 10 साला अनाया वयाम काजमी एक अदा से कहती अपने सुनहरे भीगे बालों को झटके से झटकते गोया हुई थी तो अबीर की आंखें सुर्खी मायल हुईं। व्हाट द हेल आर यू सेइंग? वो जब से मुठ्ठियाँ भींचते इसकी बॉयफ्रेंड वाली बात पर चिल्लाया। अनाया ने मुंह बिगाड़े इसे घूरा। समीर मेरा बॉयफ्रेंड, और इसने ही कहा कि मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ। तुम कुछ भी नहीं जानते, वो लापरवाही से कहती एकदम से बेड से उतरी। जब अगले ही लम्हे अबीर अलवी इसके नाजुक बाजुओं को दबोच चुका था। आह लीव मी ड्राइकोला। अपने बाजू पर इसकी गिरफ्त पर छटपटाते हुए कहती वो सुर्ख चेहरे से गुर्राई थी जब इसे एकदम से ज़मीन से बुलंद करते अबीर ने इसके नरम बिस्तर पर पटका। खबरदार जो आइंदा किसी को बॉयफ्रेंड बनाया, आई बात समझ? अगर आइंदा मुझे ऐसी खबर मिली तो अपने हाथों से गला घोट दूंगा। वो इसके सुर्ख चेहरे पर झुका काफ़ी गुस्से और जुनून भरे लहजे में बोला था। इसके बरक्स इसकी किसी बात का अनाया पर कोई असर नहीं हुआ था। क्यों ना बनाऊं? मैं बनाऊंगी, और एक नहीं बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स बनाऊंगी। वो तड़क कर इसकी ज़बान में तेज़ी से दो बदू बोली। जब इस पर झुके अबीर अलवी की आंखें गहरी सुर्खी मायल हुई। यू कैन टॉक रूडली, बट इफ़ यू इवन थिंक समथिंग लाइक दैट इन द फ्यूचर आई विल इम्प्रेजन यू बिकॉज यू आर ओनली माइन ऑन ऑलवेज रिमेंबर दैट। बदतमीज़ी से बात करो चलेगा, मगर अगर आइंदा ऐसा कुछ सोचा भी तो कैद कर दूंगा मैं तुम्हें टिड्डी, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी, और ये बात हमेशा याद रखना। अबीर एकदम से इसकी गर्दन दबोचते बेहद भारी आवाज़ में इसके कान में फंकारा था। अनाया मतली इसकी सांस रुकने लगी थी। सुर्ख व सफ़ेद मासूमियत भरा चेहरा एकदम से लाल अंगारा होने लगा। भूरी आंखों में चमकती नमी इन्हें मज़ीद सहरंगेज़ बना रही थी। वो झटपटाई तो इसे गहरी निगाहों से देखता अबीर जैसे होश में लौटा। कमरे के करीब आहट महसूस करते वो इसे छोड़ता सोफे की जानिब पड़ा और अगले ही लम्हे हसीन चेहरे पर सर्द मेहरी चढ़ाए वो सपाट चेहरे से सोफे पर बैठा। क्या हुआ? क्या फिर से झगड़े तुम लोग? इन दोनों के लिए नूडल्स बनाकर वापस आई अनायत कमरे में अब ऐसी गहरी खामोशी देख चौंकी। अनाया औंधे मुंह बेड पर लेटी थी। इसका चेहरा नरम बिस्तर में धंसा हुआ था।
जबकि अभी सपाट ताजरा से बैठा था। वो मासूम कोशिश के बावजूद भी समझ ना सके कि आखिर हुआ क्या है। अच्छा तुम नूडल्स लो अबीर। अनायत ने ट्रे इसकी तरफ बढ़ाई, जिसकी शहद रंग आंखें बेड पर नीम दराज अनाया काजमी के पाँव के नीचे मौजूद इस सियाह निशान पर थी। नहीं आपी, मेरा हो गया, मैं चलता हूँ, सुबह टेस्ट है, इसकी तैयारी भी करनी है। वो उठा और कोट के बटन लगाते एक नरम निगाह अनायत पर डाले। इस बिगड़ी नवाबजादी पर एक सर्द निगाह डाले वो कमरे से निकलता चला गया। भूख भूख लगी है। घुटनों के बल झुकते इस तवाना शख्स ने सामने एक कोने में सहमे हुए से बैठे इस मासूम बच्चे से पूछा, जिसके जिस्म पर कपड़ों का नाम वो निशान तक नहीं था। जिस्म पर जगह जगह से खराशें इसके साथ बीती हौलनाक दास्तान की कहानी थी। सामने बैठे इस भद्दे से आदमी को खुद पर हंसता देख इस मासूम की पूरी आंखें लम्हों में भीगी। वो खौफ से खुद में सिमटने लगा, जबकि वो हैवान ललचाई निगाहों से इसके मासूम चेहरे को घूर रहा था। नहीं, अपने टूटे फूटे अल्फाज में कहते वो बच्चा अब इन लोहे की सलाखों से जा लगा। इसका कमज़ोर नातवा वजूद जगह जगह से जख्मी था। पिछले 2 रातों से वो भूखा था। इसके पेट में एक दाना नहीं गया था। और रात के पिछले पहर इस मासूम ने भूख से तंग आते कई जंगली पत्ते निगले थे। हा हा हा, डर लग रहा है, अब तक तो आदत हो जानी चाहिए थी ना। इसने खबासत से हंसे इसके बरहना वजूद को गहरी निगाहों से देखते कहा। वो मजबूर था, चाहकर भी वो इस बच्चे को जिस्मानी टॉर्चर नहीं कर सकता था, मगर फिर भी वो कई बार इसके साथ बदफैली कर चुका था। 9 साल की उम्र में वो इसके पास आया था इसे ट्रेन करने, इस गुमनाम जंगल में, जिससे बाहर की फिजा और दुनिया से वो मासूम बच्चा सिरे से अनजान था। पहले पहल तो वो अनजान था, किसी चीज़ की होश नहीं थी, मगर पिछले 2 साल से इसकी ज़िंदगी जहन्नुम बन चुकी थी। दिन भर मारपीट और तशद्दुद के बाद वो पिछले 2 सालों से दरिंदगी का निशाना बनता आ रहा था। खाना चाहिए, वो आदमी पीलट ज़दा दांतों से हंसा। वो जानता था इस बच्चे को ज़बान कम ही समझ आती थी और वो इसे सिखाना चाहता भी नहीं था। जाओ इस चीते के पास से ले लो खाना, इसने वहशतनाक लहजे में कहा और फिर सामने एक पिंजरे में मौजूद चीते की तरफ इशारा किया, जिसे वो मुंह के सामने कच्चा गोश्त पड़ा था। वो मासूम सहमी निगाहों से इसे देखता बमुश्किल से उठा। बरसों के इस शिद्दत के बावजूद भी इसका जिस्म जैसे आदी हो चुका था। वो सोच समझ की दुनिया से गाफिल एक अनजानी ज़िंदगी जी रहा था। इसके नज़दीक ही इसकी ज़िंदगी थी, इसका घर और इसके अपने। वो बिना डरे पिंजरे खोले अंदर बढ़ा था। वो शख्स एक कुर्सी पर बैठा लाइटर से सिगरेट जलाते इस मंजर को देखने लगा। अभी इस बच्चे की उम्र कम थी और इसकी उम्र से कई गुना ज़्यादा इसके ऊपर जुल्म व सितम हो रहा था। इसे सख्ती से मना किया गया था कि इसे सज़ा दो, इसे मारो पीटो, मगर इसे नोचने से मना किया गया था। वो शख्स ऐसा करता भी ना, अगर जो इस बच्चे की गैर मामूली खूबसूरती इसे वरगलाती ना। अब इसकी बहकी गलाजत भरी निगाहें इस वजूद पर थी जो चीते के पास बैठा इस कच्चे गोश्त को इत्मीनान से खा रहा था। गोश्त से रस्ता वो सुर्ख खून इसके चेहरे और सीने को तर कर चुका था। इसके एक हाथ में गोश्त का टुकड़ा था, जबकि दूसरे हाथ से वो इस चीते के सर को सहला रहा था। इस अजीब से मंजर को देख दुनिया की कोई भी शख्स बेयकीन सा रह जाता, मगर हकीकत से बहुत दूर इस जहन्नुम में कैद वो मासूम इस ज़िंदगी का आदी हो चुका था। इसके हाथ के छोटे उंगली के साथ वाली उंगली कल ही काटी गई थी, जिससे रास्ता खून अब खुश हो चुका था और इससे रेशा बह रहा था। इसकी गर्दन पर 5 दिन पहले ही ब्लेड से खराशें डाली गई थी, जिनसे खून रसना बंद हो चुका था। इसके अलावा इसके पाँव की एक उंगली भी इस तर्ज से काटी गई थी। वो 2 दिन बुखार में फंकारा भूखा प्यासा रोता रहा था, मगर तीसरे दिन जैसे इस भूल गया था कि इसे कोई दर्द है। इसे कोई दर्द है। जंगल का हर जानवर इसका दोस्त था, क्योंकि वो इंसान नहीं, हकीकत मायनों में एक जंगली था। एक ऐसा जंगली जिसे बनाने पे बहुत से लोगों का हाथ था। 10 साल की उम्र में वो
नौजवान इस बात से बेखबर था कि इसे दुनिया से दूर इस दोज़ख में इन दर्द भरी वहशतों में रख कर इससे इसके अपनों को छीना जाएगा। वो एक ऐसी तबाही बनने वाला था जिसकी गूंज अगर अभी से कोई सुन लेता तो वो इसके होने से खौफ खाता, इसके मरने की दुआ करता। इसकी भूरी आंखों में अजीब वहशत उभरी थी। जब थोड़ी देर बाद ही वो शख्स इसे घसीटता हुआ अंदर ले जाने लगा ताकि अपनी हवस पूरी कर सके, अपने एक झटके से इस मासूम वजूद को बेदर्दी से फेंका और आगे बढ़ता वो खबासत से हंसता इसके वजूद पर काबिज होने लगा। जब एकदम से इसकी आंखों पर किसी गहरी चीज़ से वार हुआ था, वो शख्स दर्द से बिलबिला उठा। खून से लथपथ अपनी आंखों पर हाथ धरे वो वहशत ज़दा सा चीख रहा था, जबकि अपने हाथ में मौजूद गोश्त की इस मजबूत बड़ी से हड्डी को और भी सख्ती से दबोचते वो बेतासुर चेहरे से इसके सीने पर बैठा। इसके हाथों के अंदर से ही बड़ी एहतियात से इसकी दूसरी आंख का निशाना बनाया। वो हटनुमा छोटा सा घर इस आदमी की चीखों से गूंज पड़ा। इसकी आहें, इसकी सिसकियाँ इस बच्चे को सुकून देने लगी। वो एकदम से खून से भरे हाथों को चेहरे पर फेरते कहका लगाते हंसने लगा। इसके बाद इसने एक सर्द निगाह इसकी आंखों में गड़ी इस हड्डी पर डाली और फिर तेज़ी से इसके वजूद से उठते वो पागलों की तरह आगे पीछे कुछ तलाशने लगा। बिलाखिर इसे वो चाकू मिल ही गया जिससे इसकी उंगलियां काटी गई थी। वो अजीब से अंदाज में हंसा क्योंकि बोलना इसे आता ही नहीं था। अब वो चाकू को माहिराना अंदाज में थामे इसके करीब बैठा। अचानक इसे अपनी गर्दन पर लगे इन जख्मों में चुभन महसूस हुई तो इसने कराक से इस आदमी को देखा और फिर गुस्से से सारा चेहरा इसकी शहरग में घुसेड़ा और फिर एक के बाद एक इसकी शहरग पर वार किया। इस आदमी की दिलदोज़ चीखों माहौल में वहशतनाक मंजर बांध रही थी। जब अचानक इसने इस आदमी की इस हरी रग को चाकू से ढूंढते बाहर निकाला और खून के गीचे समेत बाहर खींचा। इस आदमी के मुंह से खून बाहर को उबल पड़ा। वो अब इसकी खून की इस सुर्ख नाली को पांव तले मसल रहा था। इसके बाद इसने एक एक करते इसके वजूद के टुकड़े टुकड़े किए। कितना सुकून था इस काम में। वो आज तक क्यों जानवरों का शिकार करता आया था। इसे क्यों नहीं बताया किसी ने कि जानवरों से ज़्यादा मज़ा तो किसी इंसान को मारने में था। इसके चेहरे पर गहरी मुस्कान उभरी। वो एक नफरत भरी निगाह इन टुकड़ों में बटे वजूद पर डाले खून से भरे इस बिस्तर पर चित लेट गया। अब इसे इंतज़ार था अपने अगले शिकार का। यकीनन बहुत जल्द कोई नया आने वाला था इसे नए सिरे से नोचने, मगर इस बार इसकी सोच हद दर्जा खौफनाक थी। मगर वो अनजान था अपने अंजाम से। आने वाले वक्त इसके लिए आसान नहीं बल्कि नई क़यामत लाने वाला था।